कल्पना का पेट खराब होता है और वो अपना पेट पकड़कर पूरे घर में बदबूदार गैस छोड़ रही थी। हाय मेरा पेट, इतनी गैस छोड़ रही हूँ फिर भी पेट को आराम नहीं मिल रहा। कल्पना सोफे पर बैठी और पाद मार रही। तभी वहाँ पर कल्पना की बहू लतिका आती है। आए हाय अम्मा जी, पूरे घर में आपकी बात की बास आ रही है और अब तक हमें लग रहा था कि कोई चूहा मरा हुआ है। बहू, यहाँ मेरा पेट खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे अम्मा जी, हमने कटहल की बढ़िया सी सब्जी बनाई है, चलिए चलकर खा लीजिए। बहू, तू बहुत मसालेदार खाना बनाती है। आई, मेरे पेट का संतुलन खराब हो गया है, नहीं मैं नहीं खा पाऊंगी। तू मेरे लिए कुछ और ही बना दे, हल्का सा, मैं वही खाऊंगी। अम्मा जी, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे यहाँ के वातावरण में ही परेशानी हो रही है। शहर में तो हर किसी को कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो देसी है ना। अभी हम आपके लिए झटपट से कुछ बना कर लाते हैं। आप भी कहेंगी तो देसी बहू का देसी अंदाज है। लतिका तुरंत रसोई में जाती है और सामान निकालने लगती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। आज सुबह हमने छाछ निकाला था और अब छाछ काम भी आ जाएगा। अभी हम घिया का रायता बना देंगे। माँ जी का पेट खराब है तो इसमें जीरा और अजवाइन भी डाल देंगे। लतिका जल्दी से घिया का रायता बना देती है और कुछ देर बाद लतिका का रायता भी बन जाता है। लतिका वो रायता लेकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ई लीजिए अम्मा जी, हमने आपके खातिर घिया का रायता बनाया है। रायता पीने से आपके पेट में थोड़ी बहुत ठंडक भी मिलेगी और अभी जो आग लगी है ना, वो भी शांत हो जाएगी। बहू, तू अब गाँव में नहीं है, अब तू शहर में है, तो अब तो यहाँ अपना देसीपना छोड़ दे। अरे घिया का रायता, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। और रायता को बस खाने के साथ दिया जाता है, ये नहीं कि खाने की जगह ही रायता पिया जाए। मेरे लिए कुछ हल्का बनाने को कहा था मैंने तुझे, बस इतनी सी बात थी। अरे अम्मा जी, आप बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाती हो। अरे एक बार रायता चख कर तो देखो। बहू, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, मैं कोई भी ऊट पटांग चीजें नहीं चखती हूँ और ना ही मुझे ये तेरा देसी रायता चखना है। तो इसे उठा और यहाँ से चलती बन, मेरे लिए हल्की सी खिचड़ी बना दे। अरे अम्मा जी, आप समझ काहे नहीं रही हो। अरे गर्मी इतनी हो रही है बाहर और ऐसे समय में हमारे शरीर को ठंडी चीजें ज्यादा देनी चाहिए। ऊपर से आपका तो पेट भी खराब है, तो आप खुद बताओ ना कि आपके लिए घिया का रायता फायदा करेगा कि नहीं। बहू, तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई क्या, या फिर तुझे समझने में ही कोई परेशानी है? अब तो आप यही समझ लीजिए कि हमको समझने में बहुत बड़ी परेशानी है। अब हम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं और आपके साथ तो जबरदस्ती ही कर रहे हैं। अब आप चुपचाप से रायता चखिए और अगर आपको चखने के बाद रायता अच्छा नहीं लगा ना, तो फिर भले ही मत लीजिएगा। अपनी बहू की जिद देखकर कल्पना कुछ नहीं कर पाती और घिया का रायता चखती है। कल्पना को वो रायता बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, ये तो वाकई में बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं पता था कि देसी रायता इतना अच्छा भी हो सकता है। तूने तो मेरे पेट के साथ मेरा दिल भी खुश कर दिया। लो, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि देसी रायता का कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप बड़ा बन रही थी शहरी बाबू। अब एक बार रायता क्या खाया, मुंह से बस इसकी तारीफ ही निकल रही है ना। बहू, वैसे तो मैं जल्दी किसी भी चीज की तारीफ नहीं करती, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि रायता तारीफ के काबिल तो है। बहुत स्वाद बना है बहू, और है क्या? हाँ हाँ अम्मा जी, खूब है। आप चिंता मत कीजिए, पहले ई तो खत्म कीजिए। कल्पना के मुंह में तो जैसे कि रायता लग ही जाता है। फिर तो बस रात ही रायता बनवाती रहती, वो भी अपनी बहू से। लतिका भी बड़े शौक से अपनी सास के लिए हर रोज रायता बना दिया करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कल्पना खुद अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, एक बात बता, ये देसी रायता क्या बस घिया का ही बनता है? मेरा मतलब है खाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें है ना, तो और चीजों का नहीं बनता है क्या? अरे अम्मा जी, आप बस बताइए कि आपको कौन सा रायता खाना है, हम वही रायता बना देंगे। लेकिन अब ई मत बोल दीजिएगा कि आपको वो बूंदी वाला रायता चाहिए। वो सब तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बहू, नहीं बोल रही। तू और जिसका भी रायता बना सकती है आज बना दे। देसी बहू का देसी रायता तो एकदम बढ़िया होता है। एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन आपको तो हम लगती ही गधी देसी है। लेकिन आपने वो गाना तो सुना है ना कि देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। अब अम्मा जी, आप भी हमारी फैन हो गई हैं। ई के लिए अब आप भी थोड़ा समझ जाओ। चल चल,
मैंने जरा तारीफ क्या कर दी, तू तो हवा में ही उड़ने लग गई। जा मेरे लिए जल्दी से रायता बना दे, भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से। लतिका भी काफी खुश थी क्योंकि अब उसकी सास उसे ताने नहीं देती बल्कि तारीफ करती। और कल्पना तो खुश थी ही, वो भी देसी रायता पीकर। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कल्पना के घर पड़ोसन विमला आती है और वो कल्पना से कहती है, अरे कल्पना, वो जो तुम्हारा नया वाला डिनर सेट है ना, वो जरा आज मुझे दे देगी? तेरी नजर बस मेरे घर में आए हुए नए पुराने सामान पर ही रहती है क्या? हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है और फिर लौटाना तो भूल ही जाती है जैसे। तू तो ऐसे बोल रही है, मैं कभी तेरी किसी चीज को लौटाना ही नहीं भूलती। वो तो बस कभी कभी इसलिए दिमाग से निकल जाती है क्योंकि तू तो अपनी है और तेरे सामान को मैं पराया नहीं समझती। हाँ हाँ, जब सामान लेना होता है तब तो मैं अपनी ही बन जाती हूँ। ऐसे ही कभी कुछ देने भी आ जाया कर अपना समझकर, तब तो तुझे मेरी याद भी नहीं आती होगी। तू हमेशा ही मुझे ताना देती रहती है। अरे आज आ जाइयो मेरे घर, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आएंगे, तो खाने की काफी अच्छी तैयारी कर रही हूँ और तुम लोग भी आना और वहीं पर खा के जाना। क्या बात है, आज तो तेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। बस यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। काफी अच्छे लोग हैं वो, घर बार भी काफी अच्छा है, लड़का भी अच्छा खासा कमाता है, इसलिए चाहती हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, कोई कमी ना रहे। अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं कह रही हूँ ना, तेरी बेटी का आज रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अच्छा, अब जल्दी से अपना वो वाला डिनर सेट दे दे और तू भी ना आज से आ जाइयो। तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना अच्छा काम है, तेरी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि भगवान उसका घर बसा दे। आज बस सब अच्छा रहे। विमला इतना बोलकर वहाँ से डिनर सेट लेकर चली जाती है। शाम के समय कल्पना और उसकी बहू विमला के घर पहुँच जाते हैं। विमला अपनी बेटी के साथ मिलकर अब तैयारियों में लगी थी कि तभी विमला का हाथ लगता है और रायता गिर जाता है। विमला अपने सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, फैल गया रायता। मैं अच्छे से सब कर रही थी, यही सोच रही थी कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन गड़बड़ हो ही गई। रायता पूरा फैल गया, मैं क्या करूं? अरे विमला, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? रायता ही तो गिरा है और तू चिंता मत कर, मेरी बहू रायता दोबारा बना देगी और इस बार पहले से भी अच्छा बनाएगी। नहीं नहीं, तू अपनी बहू को बोल कि मेरी कोई मदद ना करे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। लड़के वाले काफी पढ़े लिखे हैं, अब मैं तेरी देसी बहू का बनाया हुआ कुछ भी उनके पास लेके नहीं जा सकती। तू चुप कर विमला, ऐसा कुछ नहीं होगा और बहू तू जा रायता बना दे। लतिका रायता बनाती है और लड़के वालों को देसी रायता बहुत पसंद आता है। हर कोई इस रायते की बहुत तारीफ करता है। साथ ही विमला की बेटी का रिश्ता भी तय हो जाता है। अरे कल्पना, आज तो तेरी देसी बहू के देसी रायते ने कमाल ही कर दिया, मेरी बेटी का रिश्ता तय करवा दिया। मुझे माफ कर दे, मैं खामखा ही सुना रही थी। देसी बहू का देसी रायता अपना जादू दिखा रहा था और सब लोगों को वो रायता भी बहुत पसंद आ रहा था। कहा जाता है कि शादी का दिन काफी शुभ होता है और इस दिन सब अच्छा होता है। क्या होगा जब एक दुल्हन अपनी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाते समय अपनी ही सास की अर्थी को देख ले तो। आजकल की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे समय दुल्हनों को अपशगुनी का नाम दे देते हैं। ऐसी ही कहानी है दिया की। दिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। आज उसकी शादी थी, बस इसीलिए वो लाल रंग के जोड़ी में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके कानों में बैंड बाजों की आवाज आती है। उन आवाजों को सुनकर मानो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शीशे के सामने बैठी दिया खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उससे कहती है, दिया बेटा, तू तैयार तो है ना? तेरी बारात दरवाजे पर खड़ी है, कुछ ही देर में तुझे नीचे ले जाने के लिए आऊंगी। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। दिया की माँ वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में एक बार फिर दिया की माँ दिया के पास आती है और उसको ले जाती है। इस तरह से अब बहुत जल्द दिया और रोहन एक बहुत ही प्यारे से अटूट बंधन में बन जाते हैं। शादी के समापन के बाद दिया अब अपनी डोली में बैठती है और इस तरह से अब दिया के घर से उसकी डोली की विदाई हो जाती है। दिया की डोली रास्ते में थी, तभी उसकी नजर एक अर्थी पर पड़ती है। डोली में बैठी दिया जो लाल जोड़ी में बैठकर उस अर्थी को देख रही थी, उसको देखकर खुद से कहती है, ये कैसी अजीब सी दास्तान है। कहीं किसी की डोली उठती है तो कहीं किसी की अर्थी, कहीं किसी के घर में खुशियाँ आती हैं तो कहीं किसी के घर में मातम छाया रहता है। वो खुद से बातें कर रही थी,
और बहुत जल्द दिया की डोली उसके ससुराल आ जाती है। अब जैसे ही दिया अपनी डोली से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में शादी की साज सजावट के साथ मातम फैला हुआ था। घर तो सजा था पर लोग घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। ये देखकर दिया खुद से कहती है, ये क्या, आज तो मेरी और रोहन जी की शादी हुई है। शादी का दिन तो खुशियाँ मनाने का दिन होता है ना, फिर ये सब बाहर बैठकर यूं इस तरह रो क्यों रहे हैं? हर जगह मातम क्यों फैला है? और रोहन जी कहाँ हैं? उनको तो मेरे साथ रहना चाहिए। मैं अब क्या करूँ? क्या मुझे अकेले ही घर जाना होगा? नहीं, मैं अगर अकेले घर गई तो ना जाने लोग क्या ही बोलेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर इंतजार करती हूँ। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। दिया अब कुछ देर इंतजार करने लगती है पर उसको लेने कोई नहीं आता। अब क्या था, दिया दरवाजे पर अकेली पहुंचती है जहां वो घर के अंदर का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। घर में सभी लोग बैठकर अपनी सास की फोटो के आगे रो रहे थे। साथ ही रोहन भी भागते हुए बाहर की तरफ जाता है। उसको देखकर मानो दिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसके ससुराल में क्या हो रहा था। अकेली घर की चौखट पे दुल्हन को देखकर दिया की ननद रिया उसके पास आती है और उससे कहती है, भाभी आप बाहर क्या कर रही हैं? अंदर आइए। ननद जी, ये सब क्या हो रहा है? भाभी मान नहीं रही। जब आपकी डोली आ रही थी तभी माँ की अर्थी जा रही थी, वो हमारे बीच नहीं रही। क्या माँ जी? अब हाँ भाभी, माँ नहीं रही, अब वो हम सबको छोड़कर चली गई। इसका मतलब मैंने जो अर्थी देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी सास की थी। दोनों ननद भाभी आपस में बातें करते हुए अपने दुखों को बांट ही रही थी कि तभी रिया की पड़ोसन आती है और रिया को दिया से दूर कर उससे कहती है, रिया बेटा, खुद को संभाल और अपनी भाभी से दूर रह। अरे हम तो तेरी माँ को पहले ही बोल रहे थे कि लड़की के पैर शुभ नहीं है, पर फिर भी तेरी माँ ने हमारी नहीं सुनी और करवा दी अपने बेटे की शादी उससे। अब देखो इसके यहाँ कदम रखते ही क्या हो गया। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरी भाभी है, आप मेरी भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अरे बेटा, जब तेरी माँ ने रोहन का रिश्ता इससे लगवाया था ना, तभी तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। हम सभी ने काफी समझाया पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ये कहती रही मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। अरे ऐसे संस्कार को लेकर भी क्या करना जिसके पैर ही अच्छे ना हो, जो लड़की अपने ससुराल के लिए अपशगुनी हो। और सोचो अगर वो यहाँ रहेगी तो न जाने यहाँ और कितनों की मौतें होंगी। ससुराल में आते अपनी सास को खा गई, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के लोगों को भी खा जाए। आंटी जी प्लीज, अभी मैं ये सब सुनने की मूड में नहीं हूँ, आप यहाँ से जाइए। रिया काफी समझदार लड़की थी, बस इसीलिए वो अपनी पड़ोसन आंटी की बातों में नहीं आती और उसको वहाँ से जाने की बोल देती है। तो वहीं रिया अपनी भाभी को इस तरह से शांत देखकर उससे कहती है, भाभी आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इन सभी लोगों का तो काम ही होता है बोलने का। ननद जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। माँ जी आज के दिन कैसे, माँ जी हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? वो यहाँ नहीं रहेंगी तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? दिया ये सब बोल ही रही थी कि तभी रोहन घर में आते हुए कहता है, तुम रखोगी दिया और कौन रखेगा? माँ ने मेरी शादी इसलिए ही तो करवाई है ताकि तुम इस घर को उनकी तरह रख सको। अरे तुम उनके जाने के बाद इस घर को ठीक उसी तरह रखो जिस तरह से आज तक माँ ने इस घर को संजोग के रखा है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। भैया तो अभी शादी ही नहीं करना चाहते थे, पर माँ की आखिरी इच्छा के चलते भैया ने आपसे शादी की है। इसका मतलब माँ जी की आखिरी इच्छा उनके बेटे की शादी देखना था। हाँ भाभी, कुछ महीने पहले ही माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसको कांच की टूटने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रिया अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ वो दिखती है कि उसकी माँ हॉल में गिरी हुई है और उसके मुंह से खून आ रहा था। अपनी माँ को देखकर रिया बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को तुरंत फोन करती है और हॉस्पिटल आने को कहती है। साथ ही वो एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के कुछ दिन बाद रोहन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि उसकी माँ अब उन दोनों के पास ज्यादा दिन के लिए नहीं है। उनकी माँ सुमित्रा को कैंसर था और वो उसकी आखिरी स्टेज थी। ये सुनकर रोहन और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब जब सुमित्रा अपने घर जाती है तब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बेटे से कहती है,
बेटा रोहन, मैं इस दुनिया में कब तक हूँ कब तक नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, पर मैं तुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहूँगी। क्या तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? हाँ माँ, अब मैं आपकी आखिरी क्या सारी इच्छा पूरी करूंगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए। रोहन बेटा, मेरे मरने के बाद इस घर में इस घर को संभालने वाली कोई नहीं रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मरने से पहले इस घर में अपनी बहू को देख लूं, जो इस घर का अच्छे से ख्याल रख सके, जो इस घर को बिल्कुल मेरे जैसे संभाले। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। आपकी बातें सराखों पर हैं। बताओ अब कब करनी है शादी? तेरे मामा ने एक लड़की का रिश्ता देखा है, तू कल अपने मामा के साथ जाकर उसको देख आना। माँ मैं अकेले मामा के साथ नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, और हम लड़की देखने तब जाएंगे जब आप थोड़ी बेटर हो जाएंगी। रोहन की बात से सुमित्रा राजी हो जाती है और बहुत जल्द वो दिया को देखकर उसके बेटे का रिश्ता पक्का कर देती है। समय गुजरता है, समय के साथ रोहन और दिया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। आज रोहन की शादी थी, जहाँ एक तरफ रोहन के घर के बाहर रोहन की बारात जाती है, तो वहीं सुमित्रा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। और कुछ देर बाद जब रोहन शादी कर वापस आ रहा था, तब उसकी माँ की अर्थी उसकी बहू की डोली के सामने से जा रही थी। भाभी, माँ आपको इस घर में नहीं देख पाई। भाभी, क्या आप इस घर की जिम्मेदारियाँ माँ की तरह संभालेंगी? हाँ रिया, मैं माँ जी के जैसे ही इस घर को संभालूंगी। उसकी बात सुनकर अब रोहन अपनी पत्नी और बहन को गले से लगा लेता है। समय गुजरता है, समय के साथ अब दिया अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। सुलोचना अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन उमा हंसते हुए आती है और सुलोचना को घूरने लगती है। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? घूरू नहीं तो क्या करूँ? बेचारी सुलोचना, सोचा था कि बहू आएगी तो तू अपनी बहू पर हुक्म चला पाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो तेरा काम ही इतना बढ़ गया है ना। मैंने तो सोचा अपनी जान में अच्छी ही लड़की देखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे जब से आई है बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ और उस बेशरम को शर्म तक नहीं आती। अब अगर बेटे की बात मान लेती और उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा देती अपने बेटे की, तो कम से कम तेरा बेटा तो खुश रहता ना। लेकिन यहाँ ना तो तू खुश है ना ही तेरा बेटा। अब तो ये सब सोचने का भी कोई फायदा नहीं। बहू लेकर आई थी अंजलि जैसी, लेकिन ये तो मंजूली का निकली। तू ही बताओ माँ, मैं इस नाम की बहू का क्या करूँ? नाम की बहू नहीं, बल्कि बड़े नाम की बहू। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू भी कुछ मत किया कर, फिर देखते हैं कि कितने दिन तक ऐसे ही सोती रहेगी ये। अब तो उसे उठना ही होगा। ये सब तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता किसी बात का। मेरी नाक में तो दम कर दिया है इस लड़की ने। अच्छा मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मैं तेरा दुखड़ा और ज्यादा सुनने लग गई ना, तो मेरी अंतिम यात्रा निकल जाएगी जल्दी ही, और लोगों को ये पता चलेगा कि अपनी पड़ोसन का दुख सुनते हुए उमा का देहांत हो गया। तू भी ना उमा, मैं यहाँ अपना दुख सुना रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अगर तुझे मेरी बात पर इतनी ही हंसी आ रही है तो ठीक है, चली जा अपने घर, मैं नहीं रोक रही तुझे। अरे सुलोचना, मैं तेरी बात सुनने को मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अपनी बहू के आगे इतना नरम पेश मत आया कर, वरना तेरी बहू इसी तरह से तेरे हाथों से निकलती जाएगी। उमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुलोचना अपनी बहू से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुलोचना की कमर में बहुत दर्द होता है और वो अपनी बहू अनुराधा को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द है, दराज में बाम रखा है, एक काम कर, मेरी कमर की मालिश कर दे। सच में दर्द के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। आपने ये कहा कि मैं आपकी कमर की मालिश करूं? माँ जी, आपको कमर की मालिश से ज्यादा आपके दिमाग की मालिश की जरूरत है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है, खुद कर लो। बहू, तू इस घर की बहू है और तेरा भी फर्ज बनता है कि तुझे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर तुझे कमर की मालिश करना नहीं आता ना, तो मैं सिखा दूंगी। माँ जी, आप जितनी तकलीफ करके मुझे कमर की मालिश करना सिखाओगी, उतने में तो आप खुद ही अपनी मालिश कर लोगी ना। एक काम करो, इतना तो आप खुद ही कर लो। बहू, मेरी अगर इतनी हालत होती कि मैं खुद कर लूं, तो मैं तुझे बोलती ही क्यों। देख बहू,
बार बार मुझसे बहस करके मेरी बात का उल्टा जवाब देकर मेरा खून मत जला। मेरी कमर में पहले से ही दर्द है और अब तुझसे बात करके मेरे सर में भी दर्द होने लगा। जल्दी से मालिश कर दे अब। माँ जी, मैं भी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराने वाली। मैं नहीं करने वाली आपकी कमर की मालिश, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप खुद अपनी कमर की मालिश कर लो या दर्द में ही रहो। अनुराधा इतना बोलकर अपनी सास को वहीं दर्द में छोड़कर चली जाती है। ये देखकर तो सुलोचना का गुस्सा और बढ़ जाता है। जब अनुराधा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुलोचना अपने बेटे अंकित के साथ कमरे में जाती है और बाल्टी भरकर पानी अनुराधा के मुंह पर डालती। माँ जी, ये क्या है? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं अभी सो रही हूँ? और अंकित, माँ जी को तुम रोक नहीं सकते थे? तुमने भी माँ जी को रोका नहीं। अब मैं क्या करूँ? माँ जो करना चाहती है वो तो कर सकती है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो कर लो ना, जो माँ तुम्हें करने के लिए कह रही है। जब तू बड़े नाम की बहू है तो तेरा काम क्या है इस घर में? एक काम कर, तू बहुत रह ली इस घर में और मुफ्त की रोटियां भी बहुत तोड़ ली। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चलती बन यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चलती बनूं? ये मेरा घर भी है। अनुराधा बात कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सुलोचना दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक ज्योति नाम की लड़की थी। तभी वहाँ अनुराधा और अंकित भी कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। कौन हो आप और हमारे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम ज्योति है और यहाँ मुझे अनुराधा जी ने बुलाया है। हाँ, ये सही कह रही है, मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। वो क्या है ना, माँ जी मुझे हमेशा यही बोलती रहती हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं बस बड़े नाम की बहू हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ज्योति को यहाँ बुलाया है। तुम्हारा मतलब क्या है? माँ जी को अब जो भी काम करवाना हो अब वो ज्योति को बोल सकती हैं। ज्योति सारा काम कर देगी, जिससे अब न मुझे कोई परेशानी होगी और न ही अब माँ जी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अनुराधा की बात सुनकर सुलोचना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहू की इस हरकत से बिल्कुल चुप हो जाती है और अनुराधा को कुछ नहीं बोलती। अब अनुराधा का सारा काम ज्योति ही करती। धीरे धीरे सुलोचना भी इस बात की आदत डाल लेती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना अपने घर में एक पूजा रखवाती है, जहां आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सबको बुलाया होता है। पूजा बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है और करीबन खत्म होने ही वाली थी कि तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे सुलोचना बहन जी, अपने घर की बहू और बेटे को बुलाओ, आरती वो करेंगे। अब बहू, अंकित यहाँ से जाओ, जरा आरती कर दो तुम दोनों, पंडित जी बुला रहे हैं। माँ जी, मैं नहीं आ रही, आप एक काम करो, ज्योति को बोल दो, वो अंकित के साथ आरती कर लेगी। बहू, तू ये क्या बकवास किए जा रही है? पूजा के काम जोड़े में होते हैं और अगर कोई जोड़ा नहीं है तो अकेले करते हैं, और तू यहाँ अपनी जगह ज्योति को दे रही है। माँ जी, मैं कोई अपनी जगह उस ज्योति को नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ज्योति कर लेगी ना आरती। अब आप क्या छोटी छोटी चीजों के लिए बहू बहू करती रहोगी? अरे क्या सुलोचना बहन, बड़े नाम की बहू है आपकी बहू, तो घर का काम तो बाहर वाले से फिर भी करवा लेते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारी बहू अपने ही पति के साथ दूसरी औरत को आरती करने को कह रही है। मेरी बहू सच में ही नाम की बहू निकली। आज इसने पूरे मोहल्ले के आगे मेरी नाक कटवा दी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही पति को दूसरी औरत के साथ भेजते हुए। इस बार तो अनुराधा ने हद ही कर दी और इसीलिए अब सुलोचना के सब्र का बांध टूट चुका था। कुछ दिनों बाद घर में बहुत रौनक होती है, हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। अंकित को दूल्हे की तरह तैयार किया हुआ था और ज्योति को दुल्हन की तरह। जब अनुराधा की आंख खुलती है और वो अचानक से अपने घर को इतना सजा धजा और अपने पति को दूल्हे के रूप में देखती है तो वो चौंक जाती है। माँ जी, ये क्या है? घर में कोई फंक्शन है और मुझे किसी ने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? क्या हुआ बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे बताना ना बताना एक बराबर ही तो है। वैसे भी तू किसी काम की बहू तो है नहीं, बस नाम की है, तो बताकर भी क्या फायदा? माँ जी, मैं चाहे काम की बहू हूँ या फिर नाम की बहू, लेकिन हूँ तो इसी घर की बहू ना, और मुझे घर की हर एक बात जानने का पूरा हक है। अब बता दो साफ साफ कि क्या हो रहा है घर में? हम तेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हैं। वो क्या है ना, नाम की बहू को नाम तक ही सीमित कर रहे हैं और काम की बहू का गृह प्रवेश करेंगे, जो इस घर को संभाले और मेरे बेटे को भी।
अनुराधा जमीन पर लेट जाती है। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए इस घर में कोई और बहू नहीं आ सकती और ना ही अंकित की दोबारा शादी हो सकती है। अब तो मैं जमीन पर भी लेटी हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। अनुराधा रोती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे उसका पूरा परिवार जब ज्योति का हो रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अनुराधा को पता चलता है कि उसके घर वाले बस उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। दीप्ति के बाल बहुत लंबे और घुंघरालू थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। वो अपने बालों पर बहुत घमंड करती थी। जल्दी ही उसकी शादी साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में 3 ननद थी, पायल, सीमा और उषा। तीनों के बाल अलग अलग तरह के थे। सीमा के बाल बहुत छोटे थे, उषा के बाल बहुत पतले और पायल के बाल बहुत कमजोर और बेजान। दीप्ति के बाल देखकर तीनों ननद हैरान हो जाती हैं और एक रोज उसकी छोटी ननद सीमा उससे कहती है, भाभी ऐसे क्यों लगाते हो अब अपने बालों में? आपके बाल तो बहुत सुंदर है। एक आपके बाल है और एक मेरे बाल, जो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है जैसे दिन पर दिन मेरे बाल और कमजोर होते जा रहे हैं। भाभी आप क्या मुझे भी बता सकती हो कि आप अपने बालों में क्या लगाती हो? मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में। मेरे बाल शुरू से ही इतने सुंदर, घने और घुंघराले हैं। भाभी कुछ तो लगाती होगी ना। आप अपने बालों में ऐसा कोई तेल या शैम्पू जिससे आपके बाल इतने सुंदर है, इतने लंबे और घने हैं? कहा तो मैंने, मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में। अब तुम्हें क्या लगता है तुमसे झूठ बोल रही हूँ मैं क्यों तुमसे कुछ छिपाऊंगी? तभी दीप्ति समझ गई थी कि उसकी सारी नंदों की नजर उसके बालों पर है और वो अपने बालों का राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी दूसरी ननद उषा आती है। भाभी क्या कर रही हो? कितना काम करोगी? आपकी ये बाल, मैं तो आपके बालों की दीवानी हो गई। इतने लंबे घने घुंघराले बाल, ऐसा क्या लगाती हो अपने बालों में? बताओ ना भाभी, क्या आप अपने घुंघराले बालों को करने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल करती हो जिससे आपके बाल इतने घुंघराले हैं? मैं कभी कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करती। मेरे बाल तो शुरू से ऐसे ही हैं। मुझे अपने बालों में कुछ भी लगाना पसंद नहीं है और मशीन तो बहुत दूर की बात है। नहीं भाभी, मैं बस पूछ रही थी। मुझे लगा कि इतने घुंघराले बाल तो मशीन के इस्तेमाल करने से ही होते होंगे। ठीक है, अगर आप मना कर रही हैं तो, लेकिन क्या भाभी आप मुझे बता सकती हो कि मैं अपने कमजोर और पतले बालों को ठीक करने के लिए क्या करूं? मुझे अपने ऐसे बाल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे क्या ही बताऊं तुमको, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ अपने बालों में जिससे तुम्हारे बाल ठीक हो जाएं। तुम एक काम करो, ऑनलाइन कोई तेल शैम्पू अपने बालों के लिए मंगवा लो। क्या पता उसे लगाने से तुम्हारे बाल ठीक हो जाएं। उसकी बात मानकर अपने बालों के लिए कुछ शैम्पू और तेल ऑनलाइन देखने लगती है। देखते ही देखते उषा को एक शैम्पू और तेल अपने बालों के लिए पसंद आता है और वो उस शैम्पू और तेल को ऑर्डर करती है। कुछ दिन बाद उसका ऑर्डर घर आता है। अब उषा बहुत खुश थी और वो कहती है, अब मेरे बालों को सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे बाल भी भाभी की तरह सुंदर और घने और घुंघराले हो जाएंगे। उषा बाहर से मंगाए शैम्पू और तेल को अपने बालों पर इस्तेमाल करती है और तभी उसकी भाभी उससे कहती है, उषा अपने बालों पर क्या लगा रही हो? दिखाओ तो सही। कुछ नहीं भाभी, आपने जो कहा था मैंने वही किया। फोन से देख के ऑनलाइन ये सब लिया। अब मेरे भी बाल आपके जैसे सुंदर और घुंघराले हो जाएंगे। हाँ, लगाओ जो लगाना है अपने बालों में, मुझे क्या। देखते हैं कितना फर्क पड़ता है तुम्हारे बालों में, कितने लंबे होते हैं और कितने घने घुंघराले होते हैं तुम्हारे बाल। इतना बोलकर दीप्ति वहाँ से अपने कमरे में जाती है। तभी वहाँ अपनी भाभी को कमरे में अकेले बैठा देखकर वहाँ उसकी तीसरी ननद पायल पहुँच जाती है और कहती है, भाभी आपके घुंघराले बालों को देखकर मैं एक मशीन दुकान से लेकर आई हूँ। देखो, इस मशीन से बाल घुंघराले होते हैं। अच्छा, तो अब तुम इस मशीन से अपने बालों को मेरी तरह घुंघराले करने की सोच रही हो? क्या सच में इससे तुम्हारे बाल मेरी तरह हो जाएंगे जैसे ये मेरे बाल हैं? नहीं भाभी, आपकी तरह लंबे तो नहीं है, पर आपकी तरह घुंघराले हो जाएंगे मेरे बाल इस मशीन से, और मुझे आपके घुंघराले बाल बहुत पसंद है। ऐसे ही पायल अब उस मशीन से अपने बाल घुंघरालू करने लगती है। ये सब देखकर दीप्ति उसे देख ही रही थी कि तभी दीप्ति खुद से कहती है, अब ये तीनों ननद क्या करके मानेगी? मेरे बालों को देखकर ये तीनों बहनें पागल ही हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या लगाती रहती हैं। आज तो हद ही हो गई, मशीन तक मंगवा ली बाजार से। ऐसे ही समय बीतता है और अब उसकी तीनों नंदे अपने अपने बालों को देखने लगती हैं
और उन्होंने जो भी चीजें अपने बालों पर लगाई थी उनसे उनके बाल अब और ज्यादा खराब होने लगते हैं। तभी उषा अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, मेरे बाल तो शैम्पू और तेल से और ज्यादा खराब हो गए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरे बाल और ज्यादा कमजोर और बेजान हो रहे हैं। भगवान, मैंने ये क्या कर लिया अपने बालों का? मेरे बाल तो और ज्यादा टूटने लगे हैं भाभी। जब तुमने ये चीजें मंगवाई थी तब तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन अब जब तुम्हारे बाल इससे खराब हो रहे हैं तो तुम मुझसे पूछ रही हो। अब मैं क्या बताऊं कि क्या करना है? मैंने तो कहा ही था कि मेरे बाल शुरू से ऐसे ही हैं। मैं तो कुछ लगाती ही नहीं हूँ बालों में। इतने में पायल अपनी भाभी को आवाज देते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है, भाभी देखो, मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इस मशीन से अपने बाल घुंघराले कर रही थी और इतने में मशीन एकदम से बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। अचानक से इसमें से जलने की बदबू आने लगी। जब मैंने देखा तो मेरे बाल मशीन में चिपक गए थे और फिर मुझे उतनी दूर से अपने बाल काटने पड़े। अब तो मेरे बाल और भी ज्यादा छोटे हो गए। अब मेरे बाल घुंघराले भी नहीं हो सकते। ये देख और सुनकर उसकी भाभी भी अब अपनी नंदों के बालों के लिए परेशान होने लगती है और चिंता में आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो फैसला करती है कि वो अब अपनी नंदों के बालों के लिए कुछ करेगी ताकि उनके बाल ठीक हो जाएं। ऐसे ही एक दिन एक सुबह के समय दीप्ति अपनी नंदों से कहती है, उषा, पायल, सब चलो, हमें बाहर किसी काम से जाना है। चलो फटाफट रेडी हो जाओ तुम तीनों। भाभी, आप हमें इतनी सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हो? सब बता दूंगी, पहले तुम तीनों जाकर तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। इतने में तीनों नंदे तैयार होकर आ जाती हैं और अब दीप्ति अपनी सभी नंदों को पार्लर लेकर जाती है, जिससे खुश होकर तीनों एक साथ कहती हैं, भाभी आप हमको पार्लर लेकर आई हो? हाँ, अब तुम्हारे बालों को देखकर ये कुछ उपाय बता देंगी और कोई प्रोडक्ट भी जिसे तुम तीनों इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे बालों को मजबूती मिल सके। तीनों नंदों के बाल देखकर पार्लर वाली कहती है, कितने बेजान बाल है और कितने कमजोर बाल है। ऐसे तो इनके बाल दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप इससे पहले कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी अपने बालों पर, जैसे कोई ऑयल और शैम्पू? हाँ, मेरी ननद ने बाहर से एक प्रोडक्ट लगाया था जिसके बाद से धीरे धीरे इसके बाल और ज्यादा खराब हो गए। एक ने तो मशीन लगाकर अपने बाल ही जला लिए थे। अब आपके पास लेकर आई हूँ इन्हें ताकि आप कुछ बता सको कि इनको क्या लगाना चाहिए। हाँ, वो मैं एक बार बाल देखते ही बता देती हूँ। पार्लर वाली तीन नंदों के बाल देखती है और उनके बालों की कंडीशन के हिसाब से सबको प्रोडक्ट्स बता देती है और अब तीनों ननद भाभी अपने अपने सामान लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और तीनों नंदे पार्लर वाली के दिए शैम्पू और तेल लगाना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद अब तीनों ननद के बाल दिन पर दिन ठीक होने लगते हैं। तीनों ननद अब अपनी भाभी के पास आती हैं और सीमा कहती है, भाभी देखो, हमारे बाल अब ठीक होने लगे हैं और देखो भाभी, मेरे बाल टूटने भी कम हो गए हैं। भाभी अब बहुत अच्छी हो। मुझे अब अपने बालों को देखकर बहुत खुशी होती है। भाभी, हमें ये आपकी वजह से मिले हैं बाल। हाँ भाभी। ऐसे ही तीनों नंदों के बाल भी अब बहुत सुंदर हो जाते हैं और एक दिन फिर दीप्ति अपनी तीनों नंदों को पार्लर लेकर जाती है और पार्लर वाली को बोलकर सबके घने और लंबे बालों को घुंघरालू करवा देती है। बालों के घुंघरालू होने के बाद तीनों ननद बहुत खुश थी। भाभी, अरे वाह, हमारे बाल तो अब बिल्कुल आपके जैसे घुंघराले हो गए हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल आप जैसे। हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही अब अपने बालों को अपनी भाभी की तरह देखकर तीनों नंदे बहुत खुश हो जाती हैं। रचना अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। रचना जितनी पूजा पाठ में ध्यान लगाती, उसकी सास उतना ही इन चीजों को अंधविश्वास समझती थी। ऐसे ही एक दिन रचना अपने घर में गणेश जी की आरती कर रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और अपनी बहू को इस तरह आरती करता हुआ देखकर उससे कहती है, क्या बहू, सुबह सुबह तूने अपना ये भजन शुरू कर दिया? अरे सुबह सुबह इन घंटियों से मुझे परेशान कर रही है। माँ जी, भगवान की आराधना करने से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और अगर किसी को भगवान की आराधना और पूजा से परेशानी होती है तो उस इंसान से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बहू, अब तू ना ज्ञानी बाबा मत बन और कर ले तुझे जो करना है। मैं चली बाहर। नीलम बाहर चली जाती है तो वहीं रचना एक बार फिर अपनी पूजा में लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नीलम अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है जो उसे मिठाई खिलाती है। अरे कांता बहन,
क्या हो गया? अचानक तुम मुझे मिठाई क्यों खिला रही है? वो क्या है ना, मेरे बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की किस्मत का सिक्का चमक गया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कांता। तेरे बेटे ने ऐसा भी क्या किया जो अचानक उसको ये नौकरी दूसरे शहर में लग गई? पूजा नीलम, पूजा। अरे मेरे बेटे ने बाहर नौकरी पाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं, फिर भी वो फेल हो रहा था। तभी से वो गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गया और आज देख उसका फल कितना अच्छा आया है। देख कांता, तू मेरी दोस्त है, इसीलिए बता रही हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। अरे ये जो मंदिर में मूर्तियाँ होती है उसमें कुछ नहीं होता, वो बस लोगों की आस्थाएं होती है, वो भी झूठी। अरे एक मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, उनको फल फूल ना जाने कितने का चढ़ावा चढ़ाते हो, पर अगर तुम लोगों के सामने कोई गरीब आता है तो तुम सब उसको क्यों दुत्कारते हो? मेरा मानना है कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं होता। बात तेरी सही है, लेकिन नीलम आजकल के गरीब गरीब नहीं होते हैं। लोग भले ही गरीब का भेष धारण किए रहते हैं, लेकिन पैसे मांगना, भीख मांगना उनका धंधा हो चुका है। खैर तुझे ये चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि तू एक नास्तिक है। तो अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। कांता उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है तो वहीं नीलम भी अपने घर में जाती है और गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बस मूर्ति को निहारती ही रहती है। अपनी सास को इस तरह गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ा होते देखकर वो अपनी सास के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह से मूर्ति को क्यों निहार रही हैं? कुछ नहीं बहू, मैं बस ये देख रही हूँ कि इस पत्थर की मूर्ति की लोग पूजा क्यों करते हैं। माँ जी भले ही ये मूर्ति पत्थर से बनी है, पर आपके अंदर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीरज अपनी आंखों में आंसू लिए आता है और अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको इस तरह देखकर रचना और नीलम उसके पास जाते हैं। नीरज जी आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? रचना, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अरे पर हुआ क्या जो तू इतना परेशान है? माँ, मेरी जॉब चली गई। मेरी कंपनी से किसी ने डाटा लीक कर दिया, वो भी मेरे सिस्टम से, और बॉस को लगा मैं दूसरे कंपनी के लिए काम करता हूँ और उनका डाटा मैंने लीक किया है। पर वो बिना जांच पड़ताल किए आपके ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे सिस्टम का लीक डाटा माँ चीख चीख के कह रहा है कि ये डाटा मैंने ही लीक किया है। नीरज अपने परिवार वालों के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं कर पाता और वहाँ से ही चला जाता है। ये देखकर नीलम अपनी बहू को ताने मारती है। अब कहाँ है तेरे गणपति जी? बहू, बहुत उनकी सेवा करती थी ना तू, देख अब उन्होंने तेरे पति की जॉब छीन ली। माँ जी ये इंसानों की गलती है, और हाँ हमेशा याद रखना कि भगवान जी भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो जो भी हमारे साथ करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। बहू, ये ज्ञान की बातें सिर्फ ज्ञान देने तक ही रह जाती हैं। नीलम वहाँ से चली जाती है तो वहीं रचना अपनी आंखों में आंसू लिए गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी रहती है। हे भगवान, मैं नहीं जानती मेरा परिवार किस संकट में फंसा है, पर हाँ ये जरूर जानती हूँ कि आप हमें इस दुविधा से बाहर निकाल देंगे। रचना हाथ जोड़कर वहाँ से अपने पति के पास चली जाती है और उसे संभालती है। समय बीतता है पर नीरज की नौकरी कहीं भी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन नीरज अपने कमरे में परेशानी में बैठा था, तभी वहाँ आरती आती है और अपने पति को परेशान देखकर उससे कहती है, नीरज जी गणेश चतुर्थी आ रही है, क्यों ना हम गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम से अपने घर ले आए। रचना, मैंने आज तक तुम्हारी श्रद्धा में कभी टांग नहीं अड़ाई, लेकिन तुम तो जानती हो ना अभी हमारी क्या कंडीशन है। क्यों गरीबी में आटा गीला करने की बात कर रही हो तुम? नीरज जी भगवान का घर में आना तो शुभ होता है, और क्या पता उनके आते ही आपकी भी कहीं नौकरी लग जाए। अगर हम गणपति बप्पा को घर लाएंगे तो वो हमारे सारे दुखों को हर लेंगे। कहीं ना कहीं नीरज को भी बप्पा में विश्वास था, इसलिए नीरज अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता और वो गणेश जी को अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन नीरज और रचना गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। हे भगवान, मेरे घर में बस शांति और खुशियों को बरकरार रखिए। नीरज जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगा है उन इल्जामों को हटा दीजिए।
साथ ही उनकी एक अच्छी सी जगह पर नौकरी भी लगवा दीजिए। मैं आपकी पूरे 9 दिन सेवा करूंगी। बप्पा, मुझे इस मझधार से निकालो। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे निकालो बप्पा, निकालो मुझे। जहाँ वो दोनों पप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वहीं पीछे नीलम खड़ी थी और अपने मन में ही विनती कर रही होती है। मैं वैसे मानती तो नहीं, पर भगवान जी, जो मेरे बेटे पर इल्जाम लगा है उसे हटा दो। नीलम अब वहीं से उल्टे पैर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। बीतते समय के साथ रचना बप्पा की पूरी देखरेख करती। ऐसे ही एक रात बप्पा के सामने की ज्योत बुझ जाती है। बुझी हुई ज्योत को देखकर नीलम बप्पा के पास जाती है और उनकी ज्योत फिर से जला देती है। और ये सब रचना देखती है। माँ जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप पूजा कर रही हैं। वैसे मैं पूजा नहीं कर रही थी, वो तो इनकी ज्योत बुझ गई थी तो सोचा क्यों ना जला दूं। लेकिन हाँ, अब मुझे भी लगता है कि भगवान है। हट अब यहाँ से, मैं जाऊँ सो जाऊँ, रात बहुत हो रही है। नीलम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बप्पा के विसर्जन का दिन था। सभी धूमधाम से बप्पा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। तभी नीरज के पास एक कॉल आती है। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। साथ ही नीरज अपने घर में एक खुशखबरी देता है। माँ, मेरे ऑफिस से फोन आया था। माँ, वो लोग कह रहे थे जिसने भी डाटा लीक किया है उसका पता चल गया है। मैं बेकसूर हूँ माँ, मैं बेकसूर हूँ। और तो और उन्होंने मुझे ना फिर से बुलाया है, वो भी दुगनी सैलरी में। मैं ना कहती थी कि बप्पा हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे, और देखो वही हुआ। माँ जी, आपने भी हमारा साथ दिया। बस मुझे आपसे और क्या ही चाहिए। माँ जी ने साथ दिया मतलब? नीरज की बात सुनकर रचना अपने पति को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद नीरज को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, मैं जानता हूँ आप भी भगवान पे यकीन करती हो और आपने कभी इसका दिखावा नहीं किया। यही तो खासियत है माँ जी की। आज माँ जी के सपोर्ट से ये सास बहू की गणेश चतुर्थी पूरी हुई है। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।